नमस्कार। कोरोना से जुड़े इस खास शो में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति राजपूत। इस महामारी ने हमारी जिंदगियों को पूरी तरह से बदल कर रख दिया है। जीने का तरीका, रहने का तरीका, कहीं आने जाने का तरीका, सब कुछ बदल गया है। और इतना ही नहीं, खुद कोरोना वायरस भी बदल रहा है। तो इस बदलते स्वरूप से आप वाकिफ रहें, यही हमारी कोशिश है। और हम देश विदेश के जाने माने विशेषज्ञों से बात करते हैं, नई रिसर्च आप तक पहुंचाते हैं। क्या सच है, क्या अफवाह, ये भी आपको बताएंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के हमारे खास मेहमान होंगे डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता। नेशनल हेल्थ सर्विस रिकवरी ट्रायल यूके की रिसर्च का वो हिस्सा है, वो लंदन से जुड़ेंगे हमारे साथ। तो सबसे पहले आज की टॉप स्टोरी। भारत में 1,10,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं और 72 लाख के पार हैं कोरोना संक्रमितों के मामले। भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर कोरोना सबसे तेजी से बढ़ रहा है। ऐसे में हर कोई यही सवाल पूछ रहा है कि भारत में वैक्सीन कब आएगा। जितनी हमारे देश की जनसंख्या है उस हिसाब से वैक्सीन बांटने का या डिस्ट्रीब्यूशन का मॉडल आखिर क्या होगा, आम आदमी तक कब पहुंचेगा। तो सबसे पहले नजर डालते हैं भारत में कौन कौन से वैक्सीन किस फेज में चल रहे हैं और क्या कुछ चल रहा है। तो आपको यहाँ पर बताते हैं कि कोवैक्सीन है जो भारत बायोटेक के द्वारा बनाया जा रहा है, वो एक है। उसके अलावा ज़ायकोव-डी है, ये जाइडस कैडिला बना रही है। दोनों वैक्सीन फेज 2 ट्रायल में है और नवंबर में फेज 2 ट्रायल के नतीजे आएंगे, ये सरकार का कहना है। इसके अलावा ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन है वो फेज 3 ट्रायल में चल रही है इस वक्त। और इसके अलावा रूसी वैक्सीन जो है स्पुतनिक वी, उसका भी क्लिनिकल ट्रायल होना है। डॉक्टर रेड्डीज लैब जो है वो कर रहा है स्पुतनिक वी का ट्रायल। और 2021 की शुरुआत में माना जा रहा है और कहा जा रहा है कि ये सभी वैक्सीन जो है 2021 की शुरुआत में इनके आने की उम्मीद सरकार भी जता रही है। तो किस तरह की दिक्कतें हैं वैक्सीन को लेकर, इस बारे में बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। डॉक्टर टी सुंदर रमन है, ग्लोबल कोऑर्डिनेटर है पीपल्स हेल्थ मूवमेंट के। सर बहुत शुक्रिया आपका, आप हमसे जुड़े यहाँ पर। तो सबसे पहले यही जानना चाहूंगी, वैक्सीन को लेकर सरकार गोलमोल जवाब दे रही है। भारत में किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं वैक्सीन को लेकर, ये बताएं। समस्या है कि फेज 3 ट्रायल का मतलब नहीं है कि वो अप्रूव हो गया है। फेज 3 ट्रायल सक्सेसफुल हो सकता है, अनसक्सेसफुल भी हो सकता है। कई बार इसे ऐसी प्रोजेक्ट किया है कि जैसे कि वो अप्रूव हो ही गया है। नहीं, वो ट्रायल है। जो भी रिसर्च है उसमें कई बार फेज 3 ट्रायल पार नहीं करते हैं, पास नहीं होते हैं, उसमें कई समस्याएं निकल जाती हैं। कभी बार इफेक्टिव नहीं होता है या उससे साइड इफेक्ट्स या किसी को बीमारी भी उससे हो जाता है। इसलिए फेज 3 ट्रायल में हम बोल सकते हैं कि इतने वैक्सीन पहुंच गए हैं, लेकिन फेज 3 ट्रायल पार करने के बाद ही हम बोल सकते हैं कि वो काम में आएंगे कि नहीं आएंगे। और दूसरा बात यह है कि उसके बाद उसे मैन्युफैक्चर करना होगा और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन का भी इश्यूज है। मैन्युफैक्चरिंग के लिए खैर आज भारत में तैयारी कर लिए हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन में अगर 10-20% जो सबसे जरूरी है उनको भी अगर मई तक पहुंच जाए तो बड़ी बात होगी, क्योंकि उसमें भी पहुंचाने में, लगाने में बहुत सारे इश्यूज हैं। और ये मान के चलना कि अभी वैक्सीन करीब करीब आ ही गया है, ये बहुत एक तरह की एक्सपेक्टेशन क्रिएट करता है, वो जो मुश्किल होगा वो उतना करने में। लेकिन हाँ, इसमें तो तेजी से जितना काम हो सकता है सरकार कर रहा है, लेकिन और बहुत समस्याएं हैं। जैसे कि इसमें रिसर्च, इस तरह की रिसर्च के लिए किस तरह की सिस्टम्स चाहिए, किस तरह की सपोर्ट चाहिए, विदेश में किस तरह की एग्रीमेंट्स बनते हैं, इसमें कि कितना इंडिया में मैन्युफैक्चर किया वैक्सीन बाकी देश से भी देना पड़ेगा। यही नहीं कि हम पूरा यूज कर सकेंगे, बाहर से हमें लाने में भी समस्या रहेगी। इसलिए वैक्सीन का अभी इश्यूज बहुत ओपन इश्यू है। ऐसे नहीं है सर, कि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अभी बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ पर। दूसरा, हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। ऐसे में आम आदमी तक पहुंचने में आप बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं बहुत वक्त लगने वाला है और कहीं ना कहीं कीमतों को लेकर भी कुछ दिक्कतें आ रही हैं। और जो कंपनियां इस पर काम कर रही हैं कहीं ना कहीं वो भी स्ट्रगल कर रही हैं, उस बारे में भी बताएं। पोलियो देखिए, 7 से 10 वर्ष लगा उसका कैंपेन शुरुआत से उसकी सक्सेसफुल पूरा रीच करने के लिए। आज भी अगर हम बहुत आवश्यक वैक्सीन जैसे डिप्थीरिया हो या मीसल्स हो, उसकी ऑल इंडिया कवरेज देखें, जो हर बच्चे को देना है, पूरा जनसंख्या को नहीं देना है, हर बच्चे को ही देना है मीसल्स की वैक्सीन, वो भी अब 70%, 50 से 70% के करीब रहेगा। कुछ राज्य में तो बहुत कम रहता है, कुछ राज्य में ठीक रहता है। लेकिन डॉक्टर साहब, यहाँ पर कम से कम आप इतनी उम्मीद दर्शकों के लिए जरूर छोड़ जाइए, क्योंकि वाकई में बहुत ज्यादा इंतजार जो है हमारा देश कर रहा है वैक्सीन के लिए। तो जल्दी 2021 की शुरुआत में तो कम से कम हम उम्मीद करते हैं कि एक वैक्सीन तो कम से कम आ जाएगी।
इसमें आगे में था एस्ट्राजेनेका का वैक्सीन, जी लेकिन उसमें बीच में थोड़ा रुकावट आई, वो फिर अभी शुरू हुआ है और वो उम्मीद करते हैं, लेकिन वो भी अभी फेज 3 ट्रायल फिनिश नहीं हुआ। बिल्कुल फाइजर का वैक्सीन बोले हैं, लेकिन फाइजर का जो बायोएनटेक वैक्सीन है वो हमारे देश के साथ कोई एग्रीमेंट में नहीं है, जी जहां मैन्युफैक्चर की इंपोर्ट की। जॉनसन और जॉनसन वैक्सीन के साथ इंपोर्ट का एग्रीमेंट था, लेकिन उसमें समस्या आ गया है। फेज 3 ट्रायल में समस्या हो सके हल हो जाएगी, आगे बढ़ेगी, बिल्कुल लेकिन वो अपना शेड्यूल मेंटेन करने में समस्या रहेगी। बिल्कुल जो भारत में इंडिजिनस बन रहा है, जी जो डॉक्टर आप साहब बता रहे थे, कोवैक्सीन और कैडिला, वो तो अब फेज 2 में है। बिल्कुल फेज 3 फिनिश करके आने में मुझे लगता है कि मई जी महीना भी लग जी डॉक्टर सकता साहब, है। बस हमारे पास वक्त की इसीलिए थोड़ी सी हम कमी है, लेकिन बहुत शुक्रिया आपका, आपने तमाम बातें बताई कि किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं वैक्सीन को लेकर। और ये भी एक बड़ी बात है कि हमें थोड़ा और धीरज रखना होगा, थोड़ा और संयम रखना होगा, क्योंकि वैक्सीन को आने में वक्त लगेगा, आम आदमी तक पहुंचने में थोड़ा वक्त लगेगा। दूसरी टॉप स्टोरी की बात करते हैं। ब्रिटेन कोरोना महामारी के दूसरे दौर में है। 6 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं और 42,000 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। और इस हालात से निपटने के लिए प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने एक नई योजना तैयार की है, जिसे 3 स्तरों पर लागू किया जाएगा। सबसे ज्यादा जोखिम वाले इलाकों में पब, जिम, कसिनो जो है वो बंद किए गए हैं। आस पड़ोस के लोगों से मेल मुलाकात जो है उस पर रोक है। इसके अलावा कई तरह के जो यहाँ पर पाबंदियां हैं वो लगाई गई हैं, और साथ ही ये भी कहा गया है कि जो 6 से ज्यादा लोग हैं वो इकट्ठा यहाँ पर नहीं हो सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर खास मेहमान जुड़ गए लंदन से। हमारे साथ डॉक्टर वीर पुष्पक गुप्ता हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका, आप हमसे जुड़े, आपने वक्त निकाला। जुलाई की अगर बात की जाए तो जब पहला फेज था तो 500 के आसपास पर डे केसेज आ रहे थे, लेकिन अब 7,000 पर डे केसेज आ रहे हैं। क्या वजह है इतने ज्यादा मामले जो बढ़े हैं यूके में, और इसको भारत के अगर नजरिए से देखा जाए तो क्या सीख हमें लेनी चाहिए? जी शुक्रिया मुझे शो पे बुलाने के लिए। आपने बोला 7,000 केसेस, एक्चुअली मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, कल 17,000 केसेस हुए हैं यूके में, जो आई थिंक एक नया रिकॉर्ड है यूके के लिए। जब से ये बीमारी शुरू हुई यूके में, तब से 17,000 केसेस हमने एक दिन में नहीं देखे हैं। और आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो 17,000 केसेस आज हो रहे हैं, उनकी जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उनकी जो डेथ रेट है, वो हमें 2 हफ्ते बाद पता चलेगा। तो आई थिंक कि यूके अब उसी ट्रेजेक्टरी में जा रहा है जिस वक्त ये बीमारी जब शुरू हुई थी मार्च में, जो हमने देखा था कि कितनी डेवस्टेशन हुई, 40,000 लोगों की मौत हुई इस बीमारी की वजह से। एंड उसी ट्रेजेक्टरी में यूके अब फिर से जा रहा है। इसलिए ये जो हार्डन मेजर्स लिए हैं बोरिस जॉनसन ने, ये इस टाइम पे बहुत जरूरी हैं, ताकि आगे आने वाले टाइम पे हम इस डेथ रेट को कंट्रोल कर सकें। और मुझे तो लगता है कि जो इन्होंने अभी मेजर्स लिए हैं वो भी कम हैं इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए इस वक्त। आई थिंक दैट हमें और स्ट्रिक्ट मेजर्स की जरूरत है इस वक्त यहाँ पे। तो क्रिटिक्स डॉक्टर गुप्ता यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि ये जो मेजर्स हैं ये शायद 1 महीने पहले लिए जाने थे, तो शायद इतनी स्थिति जो है वो खराब नहीं होती। अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो क्या सीख हमें यहाँ पर लेनी चाहिए, आप क्या सलाह देंगे? देखिए, ब्रिटेन की जो गवर्नमेंट है वो एक नया सिस्टम ट्राई कर रही है। मेरे ख्याल से कंप्लीट शटडाउन एक इकोनॉमी को करना हम सारी कंट्रीज में देख चुके हैं, इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट फीजिबल। तो इसलिए इन्होंने ये एक ट्रैफिक लाइट सिस्टम यूज किया है कि जो सिटीज जो हैं जहां पे केसेस बढ़ रहे हैं, वहां पे वो एक बहुत वेरी स्ट्रिक्ट लॉकडाउन ट्राई करेंगे, और जो सिटीज में केसेस नहीं बढ़ रहे हैं वहां पे एक मीडियम स्ट्रिक्टनेस होगी। एंड लोगों के पास एक ऐप है जिसमें वो अपना पोस्ट कोड डाल सकते हैं और देख सकते हैं कि हमारे एरिया में क्या केसेस के नंबर्स हैं और किस तरीके का लॉकडाउन है। जब कंप्लीट लॉकडाउन होगा तो जैसे आपने कहा, बार्स, पब्स, रेस्टोरेंट सब कुछ बंद होगा, और मीडियम रिस्क में लोगों का आना मिलना जुलना वो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड होगा, बट इतनी पनिशमेंट नहीं होगी। आई थिंक ये इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो सिस्टम बनाया गया, बिकॉज इंडिया की पूरी इकोनॉमी शटडाउन करना फिर से बहुत ही नामुमकिन है बेसिकली। तो इसलिए एक लिमिटेड ट्रैफिक लाइट सिस्टम इंडिया में भी जरूरी है, और आने वाले टाइम पे आई थिंक यही सिस्टम यूज होगा मोस्ट कंट्रीज में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर गुप्ता, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां भी यहाँ पर दी हैं कि किस तरह ब्रिटेन किस तरह की परेशानियों से जूझ रहा है। लिवरपूल वहाँ पे ऐसा शहर है जो बहुत ज़्यादा संक्रमित हुआ है, खतरनाक स्तर पर वहाँ पर मामले चल रहे हैं। ऐसे में हमें कम से कम ये सीख लेना ज़रूरी है कि जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती तब तक एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लापरवाही नहीं बरती जा सकती, क्योंकि जैसे ही लापरवाही होती है ब्रिटेन जैसी हालत हो जाती है, मामले बढ़ते जाते हैं, और भारत की तो हालत हम जानते हैं। इसी मुद्दे पर कि किस तरह से ब्रिटेन में मामले लगातार बढ़ रहे हैं और क्या कुछ किया जा सकता है, चेयर ऑफ द काउंसिल ऑफ द
ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन डॉक्टर चांद नागपाल से बात की है हमारे एनडीटीवी ग्रुप के एग्जीक्यूटिव को चेयरपर्सन डॉक्टर प्रणय रॉय ने, वो आपको सुनवाते हैं। Thank you very much for joining us again, Dr. Nagpal. We really enjoyed. हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। आपने पिछली बार जो बातें हमसे कहीं उस पर बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया आई। पिछले 6 महीनों में हमने कोरोना वायरस के बारे में बहुत कुछ जाना और सीखा। एक सबसे बड़ी चिंता जो दिख रही है वो है सेकेंड और थर्ड वेव की, जिससे इंग्लैंड और यूरोप गुजर रहे हैं। हम भारत में आपके अनुभव से इसके बारे में जानना चाहेंगे। यह इतनी आसानी से जाता हुआ नहीं दिख रहा है। फर्स्ट वेव के बाद दुनिया थोड़ी निश्चिंत होती दिख रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ताज़ा हालात क्या हैं? बार बार इस तरह के वेव को रोकने के लिए क्या करना होगा? एक चीज जो हमने सीखी है वो है कि वायरस अब भी बहुत खतरनाक है। ये वही वायरस है जिसकी वजह से कोरोना का पहला वेव आया था। यूके में पहली लहर के बाद हमने संक्रमण को कम किया। जुलाई मध्य तक वहां रोजाना करीब 500 मामले आ रहे थे। आज फिर यहां एक दिन में करीब 7,000 नए मामले आ रहे हैं। यह 12 से 15 गुना ज्यादा है। इससे यह साबित होता है कि हर देश को महामारी रोकने के लिए जो प्रयास करना चाहिए उसे कम नहीं किया जा सकता है। यह संक्रमण बार बार आता रहेगा। जैसे ही आपने लापरवाही बरती, संक्रमण बढ़ जाएगा। और जो बात हमने जानी है वो है कि हमें समाज को लगातार इस संक्रमण की रोकथाम के लिए तैयार करना सीखना होगा। तो यहाँ पर डॉक्टर चांदपाल जो है वो यही कह रहे हैं कि दफ्तरों में जिस तरह से लोग काम कर रहे हैं, पुराने तरीके अब नहीं चल सकते हैं, नए तरीके अपनाने होंगे, एक दूसरे से दूरी जो है वो रखनी होगी। इससे खास शो में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जानिए अपने भेजे सवालों के जवाब, साथ ही हम आपको बताएंगे कुछ बेहद जरूरी आंकड़े। तो अब वक्त है दर्शकों के सवालों का। आप सवाल पूछते हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर मनोज गोयल हैं, डायरेक्टर हैं पल्मोनोलॉजी फोर्टिस मेमोरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट के, और हमारे साथ इस वक्त जो दर्शक हैं वो अलीगढ़ से हैं, अनुराधा, वो अपना सवाल पूछेंगी। मेरा नाम अनुराधा है, मैं अलीगढ़ से हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या कोविड हवा से अधिक फैलता है और सरफेस से कम? जहाँ तक हवा से फैलने का सवाल है, WHO ने पहले इस चीज़ को डिक्लेयर किया हुआ है कि क्लोज एनवायरनमेंट में, जहाँ पे हम जैसे कमरे में हैं, वहाँ पे एक लिमिटेड स्प्रेड इसका थ्रू एयर हो सकता है। जनरली ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, यानी लोगों के खांसने से, लोगों के बातचीत करने से, ये जो लोग 6 फीट की दूरी के अंदर होते हैं उनसे फैलता है। और हवा से फैलने का चांस तब होता है जब वो एरिया वेंटिलेटेड ना हो, क्लोज एनवायरनमेंट हो और लोग बहुत आसपास हो और अपना प्रॉपर प्रोटेक्शन मास्क वगैरह ना पहने हो। तो यस, हवा से फैल सकता है और लिमिटेड, स्पेशली क्लोज एनवायरनमेंट। बिल्कुल। अगला सवाल यहाँ पर अलीगढ़ से है संतोष कुमार, वो पूछेंगे। संतोष कुमार गुप्ता, एक प्रश्न पूछता हूँ, क्या स्टीम लेने से कोविड रिस्क को कम करने में मदद मिल सकती है? ऐसा संतोष जी कोई एविडेंस नहीं है कि स्टीम लेने से कोविड का इन्फेक्शन कम हो जाएगा। हाँ, हालांकि स्टीम लेने से ये होता है कि हमारे सांस के रास्ते खुल जाते हैं, जो नेजल कंजेशन वगैरह है वो उसमें आराम मिलता है, और हमारे शरीर की एक तरह से जो रेस्पिरेटरी मसल्स है और रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज हो जाती है। तो इस तरह से आपको ये लाभ दे सकता है। और कोविड को रोकने में तो आपको सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को ही पहनना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया डॉक्टर गोयल आपका। यहाँ पर आपने दर्शकों के इन सवालों के जवाब दिए। उम्मीद करते हैं इससे और भी दर्शकों को फायदा होगा, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी एहतियात बरतना है। तो अब आपको कुछ आंकड़े दिखाते हैं जो हम हमेशा अपने शो में दिखाते हैं, ताकि एक समझ पैदा हो कि किस तरह से ये वायरस जो है किन किन लोगों को ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। तो भारत में अगर कोरोना से मौतों की बात करें तो 70% पुरुष जो हैं उनकी यहाँ पर मौत हुई है। कुल जो मौतें हुई हैं अब तक उनकी हम बात कर रहे हैं, और महिलाएं जो हैं वो 30% है। और ये बात लगातार शुरू से सामने आ रही है कि पुरुष जो हैं वो कोरोना से ज़्यादा उनके ऊपर असर पड़ रहा है या ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं। और अगर किस उम्र में कितनी मौतों की बात यहां पर की जाए तो 60 साल से ऊपर 53% लोग हैं। 45 से 60 साल की अगर बात करें तो 35% हैं। थोड़ा और नीचे आए 26 से 44 साल की अगर लोगों की बात करें तो वो 10% हैं। 18 से 25 साल
1% और 17 साल से कम जो है वो 1% है। यानी कि ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं या किसी तरह की बीमारियों से वो परेशान हैं तो वो ज़्यादा कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। और एक सवाल यहाँ पर लगातार उठ रहा है कि क्या जो पुरानी बीमारियां हैं वो घातक बन रही हैं, तो वो कहीं ना कहीं उसका सवाल भी हाँ है। और इसीलिए बार बार कहा जाता है कि जो लोग किसी तरह की बीमारी से संक्रमित हैं या परेशान हैं तो वो ज़रूर सावधानी ज़्यादा बरतें। तो 60 साल के ऊपर के जो लोग हैं 24.6% वो यहाँ पर इससे प्रभावित हो रहे हैं। 45 से 60 साल के जो लोग हैं वो करीब 14% हैं जो इससे प्रभावित हो रहे हैं। और 45 साल से कम के जो लोग हैं वो उनका प्रतिशत 8.8% ही है यहाँ पर। तो किस तरह से पुरानी बीमारियां भी घातक हो रही हैं, ज्यादा उम्र के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर परेशान हो रहे हैं कोरोना के चलते। तो आज के शो में इतना ही, लेकिन जाते जाते आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, एहतियात बरतें, मास्क जरूर पहने, दूरी जो है वो थोड़ी बनाकर रहें और हाथ धोना ना भूलें। नमस्कार।